Hello students, my dears, welcome in study with AS। तो आज की हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। हमने पिछली क्लास में गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थीं उन सभी परिभाषाओं का डिसीजन पूरी तरीके से डिफाइन हो गया था, जिसे आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो उसके आगे ये एक बात आती है कि समतल दर्पण से जुड़े हुए जो बनते हैं, प्रतिबिंब बनता है, उससे क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, तो उनकी हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट क्या चलते हैं, तो वही हमने हेडिंग रखी, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या बातें हैं, उसकी तो हम बात करते हैं। तो पहली खास बात क्या होगी? पहली खास बात यह है कि अगर प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा तो वो कैसा होगा। तो वहां पर क्या रखना है पहला, तो यहाँ पर लिखेंगे समतल, वो बात हम लिखते भी चल रहे हैं और लोग भी नोट करते चले। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर और आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। ये इतनी बातें हो गई, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। तो ये दूसरी बात आ जाओ, खास बात। दूसरी खास बात क्या है? ये सब हमारी खास बातें चल रही हैं, खास बात। तो 1 नंबर हो चुका है, सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर क्या खास बात होने वाली? सेकंड जो नंबर है उसमें क्या होगा कि जो दर्पण के लिखते चल रहे हैं उसी में समझ लेंगे। दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण से पीछे बनेगा। यानी कि वस्तु जितनी दूर पर रखी होगी दर्पण से, जैसे कि ये हमारा समतल दर्पण अगर हम इसको माने, वो वस्तु यहाँ पर कोई ए रखी है, ए बी वस्तु है ये, तो ये अगर यहाँ से दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब भी पीछे की ओर आभासी बनेगा। ए डैश बी डैश आभासी, वस्तु के आकार के बराबर, और छोटा कर लेते इसको, वस्तु के आकार के बराबर और 10 सेंटीमीटर पे वस्तु सामने है, तो ये दूरी भी 10 ही सेंटीमीटर होगी। यानी वस्तु से जितनी आगे वस्तु होगी, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी सामने की ओर, पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का आभासी और आकार में समान प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। तो दूसरी खास बात ये होगी। तीसरी खास बात क्या है? तीसरी खास बात ये है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण, यानी कि समतल दर्पण लिख देते हैं यहाँ पर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा हो जाता है? वस्तु का बने प्रतिबिंब में लिख लेते हैं, बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां सिरा बायां और बायां सिरा दायां हो जाता है ना, यानी कि लेफ्ट चेंज इनटू राइट एंड राइट चेंज इनटू लेफ्ट, या आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि आप शीशा में सामने अपने दर्पण रखी, यानी शीशे आप देखते हो फेस, तो
तो आपका राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाता है। तो वही बात है, वो समतल दर्पण जिसमें आप फेस अपना देखते हो बाल खींचते वक्त या कुछ करते वक्त, तो ये लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। तो तीसरी बात ये हो गई। और चौथी बात, और काफी महत्वपूर्ण बात ये भी है, इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, ये बात आती है। अगर हमें देखना है किसी वस्तु का संपूर्ण, जैसे आपको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब अगर शीशे में देखना है तो शीशा कम से कम कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए ना, छोटा या बड़ा कुछ भी कर के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम मतलब मिनिमम, कम से कम न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी होनी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक, यानी कि संपूर्ण प्रतिबिंब के लिए अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, फार्मूला बनाएं अगर हम, तो लिखेंगे संपूर्ण प्रतिबिंब के लिए सूत्र बन जाएगा क्या, समतल दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई बराबर 1/2 वस्तु की लंबाई, न्यूनतम लंबाई इसको लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, न्यूनतम लंबाई। तो अगर हमें संपूर्ण चित्र देखना है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब चाहिए, तो समतल दर्पण कम से कम उसकी लंबाई का आधा होना ही चाहिए। अगर कोई 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर का अगर होगा तो ही उसका संपूर्ण प्रतिबिंब दिखा पाएगा, वरना उसमें नहीं बनेगा, संपूर्ण चित्र उसका नहीं आ पाएगा। तो ये शर्त है, चौथा नंबर भी हो गया। ठीक, तो ये 4 बातें तो हम कर चुके हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, फिर हम 5वीं बात पे आते हैं। ठीक है, चलो अब 5वीं बात पे आते हैं। इस तरीके से हमने 4 बातें डिस्कस कर ली, अब 5वीं बात पे चल रहे हैं। तो 5वीं बात भी काफी अच्छी बात है, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो 5वीं बात क्या है? 5वीं बात में ये आ रहा है कि 5वीं बात है कि जो दर्पण है, दर्पण में प्रकाशिक किरण लिख लो, प्रकाशिक किरण की दिशा को स्थिर रखते हुए या नियत रखते हुए लिख लो, रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए या घुमा दिया जाए, ठीक, रखा जाए, तो परावर्तित प्रकाश की किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। अब इसको हम फिगर से समझ लेंगे, देखो कैसे, यानी कि जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक, ये वस्तु इसके ऊपर रखी है AB। अब इससे एक किरण ये सीधा हमने भेज दी, तो ये सीधा जाती है, तुम्हें पता है समतल दर्पण अगर सीधा किरण जाती है तो उसी दिशा में वापस आ जाती है। हमने बताया था इस स्थिति में आपतन कोण I भी 0, परावर्तन कोण R भी 0, दोनों चीजें 0 होती हैं। तो ये गई और ये इसी दिशा में चली गई। ठीक, अगर पीछे चित्र दिखाना है तो इसको हम डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं,
तो यहाँ पर वस्तु है ये ए। अब इसको अभी नहीं दिखाएं, इसको हम ऐसे भी करके छोड़ देते हैं, बाद में दिखते हैं। इसी के समांतर हम ये डॉटेड लाइन खींच लेंगे। चल ठीक खींच दिया हमने, बढ़ा दिया इसको आभा से भी। और उसके बाद फिर ये दूसरी किरण हमने इधर से डाली, ये किरण ऐसे यहाँ पर पड़ी जा रही है, और ये थीटा कोण पे मान लो यहाँ से पहुंची, या यहाँ कह लो ये थीटा कोण पे घूमी। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर ये इस दिशा में वापस लौट के परावर्तित होकर के आ गई। ये भी कोण क्या हो गया? थीटा, क्योंकि आपतन कोण थीटा तो परावर्तन भी कोण थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। तो यही बात बतानी थी कि अगर हम कोण को यानी कि इस दर्पण को कह लो थीटा कोण, यानी कि इसको हमने घुमाया, तो ये यहाँ पर अब जब ये जो किरण इस पर आपतित हो रही तो थीटा कोण पर आपतित हो रही, और जब थीटा कोण पे आपतित हो रही तो ये टोटल परावर्तन कोण यहाँ पर अगर हम परावर्तित होकर गई तो ये टोटल कोण कितना बन गया? 2 थीटा का बन जाता है। ठीक, तो थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक वस्तु रखी। अब यहाँ पर देखो इसी के समांतर हमने ये लाइन एक बड़ा एक ड्रा कर दिया ऐसे, और जहां पर ये काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा इस वस्तु का, जिसे हम कहेंगे ए डैश बी डैश। तो ये बन गया प्रतिबिंब आपका। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट, अब 5 के बाद 6वां पॉइंट, जो काफी अच्छा पॉइंट है और बहुत ही समझने में मजा आएगी, उसमें अच्छी चीजें पता चलेंगी। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि अगर कोई किरण है थीटा कोण पर आपतित होगी, यानी कि थीटा कोण पर अगर हम किसी कोण को आपतित करते हैं दर्पण को रखते हुए, तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। समझ रहे हैं? बस इतनी बात आप याद रखें, मेन बात ये है। उसके बाद आ जाइए 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या है, और इसमें 6 पॉइंट में काफी अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, कई बातें हैं इसमें, कंडीशंस हैं। ठीक है, तो 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट बताया गया ये है 6 नंबर में। खास बात आपकी 6वीं क्या होने वाली है? देखो भाई, स्टार वाली बात ना। इसमें बात ये आ रही है कि यदि 2 समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका कर रखा जाए, या कोई कोण बनाते हुए रखा जाए, तो परावर्तन के पश्चात, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, जितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या, जिसे हम कैपिटल N मान लेते हैं, संख्या। ठीक, प्रतिबिंबों की संख्या झुका कर रखा जाए, प्रतिबिंबों की संख्या N, उनके बीच बने कोण थीटा पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है? कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि थीटा अपॉन नहीं, यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा का मान, ठीक, 360 डिग्री बटे थीटा का मान सम हो, मतलब कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 जानते हो, सम 2 से कट जाए, सम हो, तो क्या होगा? n बराबर फार्मूला आपका बनेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इतने प्रतिबिंब बनेंगे, 360 डिग्री थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर उदाहरण लेना चाहो, जैसे कि हमने मान लिया कि थीटा बराबर कितना हो, 60 डिग्री हो, तो क्या कर लेंगे? 360 बटे 60 काट दिया, कितना बचेगा? 6 आएगा। और जब 6 आ रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, तो इसी का उल्टा दूसरा आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला होगा, कि यदि जब ये सम है तो दूसरा कौन सा आएगा? विषम, थीटा का मान विषम
विषम हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो आपको सूत्र क्या बन जाएगा, विषम। तो आपका n बराबर क्या मिलेगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो जितने यही होगा, तो जितना n का मान जितना ही आएगा उतने ही प्रतिबिंब बन जाएंगे। ठीक, तो विषम के लिए ये आपका काम चल जाएगा। जैसे कि हम मान चलते हैं 45 अगर थीटा ले लें, चलो 45 लेके देखते हैं कितना आएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 45, ठीक, 5 से काट लो या 9 से काट लो, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 40, 5 अटे, यहाँ तो खैर समी पर मिल रहा है। तो विषम वाला उदाहरण कोई दूसरा ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, कोई दूसरा देख लेते हैं। 60 वाला तो समी जाएगा, जिसमें विषम जाए जो याद रखेंगे, तो जितने होंगे ये तो सम वाले में ही काम करेगा, थीटा 45। ठीक है, तो कोई दूसरा देखेंगे, आ जाएगा, मिल जाएगा, नहीं तो अभी हम बता देंगे। थर्ड नंबर कंडीशन देख लो। थर्ड नंबर कंडीशन ये है कि यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा का मान कैसा हो जाए, भिन्नात्मक हो जाए, भिन्नात्मक हो। ठीक, तब क्या होगा, भिन्नात्मक हो यानी कि दशमलव में मिलेगा, अपॉन में जाएगा, ऐसा कुछ होगा। भिन्नात्मक हो तो क्या होगा, तो बात ये होगी, तो n बराबर जो होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1 के आगे का पूर्णांक होगा, के आगे का पूर्णांक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसका उदाहरण यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो हम ऊपर की तरफ यहाँ कर लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या, कि अगर वो भिन्नात्मक मान हो तो n का मान 360 डिग्री, ये डिग्री रहेगा, और अपॉन थीटा माइनस 1 के आगे का पूर्णांक होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्या ले लिया, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक, तो ये बचेगा 360 अपॉन 75 माइनस का 1, भाग कर दोगे तो ये 15 पचे 5 से काट लो सीधा सीधा, 5 के पास 25। ठीक है, और ये 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक, फिर आप 3 से काट लो, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 5 से काटोगे तो 4, ये काटोगे 5, ये जाएगा आपका 4.8 आएगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, माइनस 1 करोगे तो 3.8 आएगा। तो इसके आगे पूर्णांक कितना, 4। तो ये इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इस तरीके से आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सम आ रहा है तो सम, विषम आ रहा है तो विषम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपके ये हमने आपको कंडीशन सारी बता दी। 3 कंडीशन इसमें बनेंगी कि अगर मान सम है तो 360 माइनस 1 होगा, और अगर विषम है तो 360 डिग्री थीटा का मान ऐसा रखेंगे कि यहाँ पर विषम संख्या मिल जाए। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर रख लेंगे, करके देखेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो ये 360 डिग्री अपॉन थीटा का मान भिन्नात्मक हो तो उसके लिए हम ये काम कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते। तो इस तरीके से हमने 6 बातें आपको बताई जिसमें आपने पढ़ा। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा देख लेंगे वीडियो, और अच्छे से समझना है अगर तो आप भी इसको नोट्स बनाइए। इसके महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।